नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। एक मुलाकात की अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट के श्रीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे के प्रिंसिपल डॉक्टर SD सावंत जी। तो सावंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन बीट्स के मंच पर। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप हिंदी में इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं, फिर भी आज आप हमारे दर्शकों के लिए हिंदी में बात करेंगे, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका सर। तो सावंत जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ये है कि देश का शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच educationbeats.com, जिसके साथ आज आप जुड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके ये माध्यम से अगर मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहूं, मेरे कुछ विचार रखूं उनके सामने, तो मुझे लगता है कि एक टीचर जो नॉर्मली अपने कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाता है, अगर मेरे विचार आपके माध्यम से सभी जगह पे पहुंचे, स्टूडेंट्स को अगर वो लाइक करे, उनको अच्छा लगे, उनका करियर अगर अच्छा हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो मुझे एक टीचर को जो जो चाहता है हमेशा जी वो समाधान बोलते हैं हम लोग, सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहते जी हैं, जी तो वो मिल जाएगा, ऐसा मुझे जरूर लगता है। जी बिल्कुल। सर, आपके पास शिक्षण का लंबा अनुभव है, क्या आपको पहले और आज के स्टूडेंट्स में कोई खास बदलाव नजर आता है? हाँ, थोड़ा जरूर बदलाव नजर आता है। जब हम लोगों ने हमारी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसको ऑलमोस्ट 25-30 इयर्स हो गए, जी तो तभी इंटरनेट इतना नहीं था, मतलब था ही नहीं तभी व्हेन वी ग्रेजुएटेड। ये करीबन मुझे लग रहा है कि 1995-98 के बाद वो बहुत थोड़ा बढ़ गया, 98 2000 के आसपास से जी इंटरनेट का ब्रॉडबैंड बहुत हो गया। तो अभी बच्चे लोग, मतलब स्टूडेंट्स, बस अपने टीचर्स पे पूरे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनके लिए तो पूरा वर्ल्ड इंफॉर्मेशन के लिए ओपन है, जी सो रिसोर्सेस है। लेकिन अ, अभी के बच्चे थोड़े ज्यादा मुझे लगता है कि स्मार्ट है, क्योंकि उनको बहुत सारे रिसोर्सेस मिल रहे हैं। पहले वाले बच्चे थे वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत सिंसियर थे। अभी के बच्चों के लिए रिसोर्सेस आसान होने के कारण आपको वो ज्यादा हार्ड वर्किंग नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो स्मार्ट जरूर है। जी यही मुझे थोड़ा फर्क नजर में आता है। बाकी तो हर एक अभी के बच्चों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो वो सब एक्सप्लोर कर रहे जी हैं। डिजिटल इंटरनेट के माध्यम से अभी रूरल और अर्बन डिवाइड अभी कम हो रहा है, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रहा है। महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है वो कम है, तो सब एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं और सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एजुकेशन के लिए मिल रही है। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है। सर, बदलते वक्त के साथ जैसे जैसे लोगों का रहन सहन बदल रहा है, वैसे वैसे कई तरह की बीमारियां भी आ रही हैं। ऐसे में फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी मौके बढ़ते जा रहे हैं। जरा बताइए कि फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में करियर के क्या क्या ऑप्शन है, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है जो एक बहुत बड़ी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी मैंने कल या परसों ही एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ा। जी उसमें अगर हम लोग इंडिया का सेक्टर देखते हैं, जी तो आईटी, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, एक एक सेक्टर है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद का जो है
फार्मा थर्ड नंबर पे सेक्टर आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये जो सेक्टर आता है वो थर्ड पे आता है, सेकंड जो आता है वो हार्डवेयर का होता है, कंप्यूटर इसमें। तो मुझे लग रहा है कि फार्मेसी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मेडिकल साइंसेस, टेक्नोलॉजी, बेसिक साइंसेस एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस, ये सबकी पढ़ाई होती है। और इसलिए फार्मेसी ग्रेजुएट्स जैसे कि जैक ऑफ ऑल ऐसे होते हैं। तो इसमें जो अपॉर्चुनिटीज है, तो जो कन्वेंशनल अपॉर्चुनिटीज और एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बता दूं। जी आत्मनिर्भर भारत के तहत, मेक इन इंडिया के तहत, फार्मास्यूटिकल्स इज कमिंग ए हब, मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड। जी अगर आज की हम लोग बात करें तो इंडिया में मतलब जितने भी मेडिसिन वर्ल्ड पे मैन्युफैक्चर होते हैं जी उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन थर्ड नंबर पे आता है। और हमारी मेडिसिन की वैल्यू जो है उसमें 12th पे है। इसका मतलब ये है कि हमारे मेडिसिन बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। और इंडिया एक्सपोर्ट्स मेडिसिन टू मोर देन 160 कंट्रीज। तो यूएस के बाद यूएस एफडीए जो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज ऑलरेडी वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड एंड वी एक्सपोर्ट मेडिसिन टू ऑल डेवलप्ड नेशंस। सभी डेवलप्ड नेशन को हम लोग, सेमी डेवलप्ड नेशन, सबको मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया का ये कैपेबिलिटी बहुत प्रूवन है। और मैं कहता हूं कि अब देखो ये महाराष्ट्र की हम थोड़ी बात करें जी तो रत्नागिरी का एक कोस्टल रीजन है महाराष्ट्र का। जी वहां पे एक बड़ा पेट्रोलियम प्रोजेक्ट आने वाला था। किस सोशल लोकल एक्टिविस्ट के कारण, थोड़ा इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के कारण वो मेरी ख्याल से ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया है। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल हब आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जी फार्मा ग्रेजुएट्स को बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग नहीं आता है तो उसका क्वालिटी एश्योरेंस आता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका सेल्स होता है, उसका मार्केटिंग होता है, उसका एक्सपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल का इंपोर्ट होता है। और उससे पहले एक बहुत बड़ा सेक्टर है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर का ग्रोथ इंजन जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। उसमें भी एक बेसिक रिसर्च है और दूसरा फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का एक रिसर्च है। और उसमें हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर एक्सट्रीमली डूइंग वेल, पर्टिकुलरली फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में। हम लोग उसको ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स बोलते हैं, जी उसमें है। और जो और देशों में नहीं है, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है जैसे कि आयुर्वेदा है, जी होम्योपैथी है, सिद्ध यूनानी है, लेकिन इसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसका रिसर्च, उसका अगर समझो कि मेडिसिनल प्लांट्स है तो उसका वो मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन है, कलेक्शन है, हार्वेस्टिंग है, उसके एक्सपोर्ट्स बहुत होते हैं उनके एक्सट्रैक्ट्स के। हमारे इंडिया के बहुत सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट है, मेडिसिनल प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट है, वो यूरोप, यूएस सभी जो देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें वाइड अपॉर्चुनिटीज है, फिर रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं। और फार्मा इंडस्ट्री ऐसा है कि एक वर्ल्ड पे एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। जी जैसे कि कुछ डब्ल्यूएचओ ने स्टैंडर्ड्स दिए हैं, यूएसएफडीए ने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हैं, ब्रिटेन के एमएचआरए जो रेगुलेटरी बॉडी है उनके स्टैंडर्ड्स हैं। तो एक फार्मेसी ग्रेजुएट अपने देश में ही नहीं रह सकता, वो वर्ल्ड के किसी इम्पोर्टेंट जो बात है वो ड्रग की सेफ्टी होती है। कोई भी मेडिसिन
इफेक्टिव होने से पहले उसको बहुत सेफ होना जरूरी है। इसलिए तो आपने देखा होगा वैक्सीन के जो ट्रायल्स हो रहे हैं जी उसमें अगर एक भी किसी वॉलंटियर को अगर कोई साइड इफेक्ट्स रिएक्शंस आते हैं तो पूरे वर्ल्ड में वो वैक्सीन की ट्रायल रुकवाते हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेट। और इसलिए ड्रग सेफ्टी के लॉज जो यूएस में, यूरोप में और बहुत सारे हमारे भी कंट्री में, और इसलिए एक नया बहुत बड़ा सेक्टर ऑलमोस्ट 7-8 सालों से बहुत बड़ा बन रहा है और उसको कहते हैं फार्माको विजिलेंस। जी और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे देश में हो रहे हैं। उसके लिए हमारा कंट्री, हमारे यहाँ पे जितने एथनिक स्पेसीज है, मतलब एथनिक वेरिएशन है ह्यूमन में, उतना वेरिएशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। आप साउथ में जाओ, अब या नॉर्थ में जाइए, जम्मू कश्मीर, या नॉर्थ ईस्ट में जाइए, गुजरात में जाइए, आप देखो कितना वेरिएशन हम लोगों में है। और वो वेरिएशन बहुत जरूरी होता है एक ड्रग मेडिसिन की सेफ्टी और मेडिसिन की इफिकेसी डिटरमाइन करने में। तो एक क्लिनिकल ट्रायल्स में और ड्रग सेफ्टी के फार्माकोविजिलेंस में अब बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। जैसे कि बड़ी 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 कंपनियां जैसी होती है, कॉग्निजेंट है, टीसीएस है, और सारे साइफार्मा जैसी कंपनी है। ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बेसिकली वो आईटी सेक्टर में है, लेकिन अभी उनको फार्मेसी ग्रेजुएट चाहिए ये सेक्टर के लिए, और उनके लिए फार्मेसी ग्रेजुएट्स ये सबसे अच्छी ब्रांच है। और वो उनको मैन पावर सप्लाई करने के लिए, तो मुझे लगता है कि गर्ल्स के लिए अभी ये ऑफिस जॉब होते हैं, जी और 10 to 5 जैसे और 10 to 6 ऐसे जॉब्स होते हैं। तो फॉर वेमेन ऑल्सो दीज जॉब्स आर वेरी, आई मीन सूट्स टू देयर लाइफस्टाइल। एंड अभी हम देख रहे हैं कि फार्मेसी में 55 to 60% गर्ल्स आर कमिंग टू द कोर्स। व्हेन वी ग्रेजुएटेड, तो तभी हमारे 30 की बैच में हार्डली 3-4 गर्ल्स होती थी, मतलब 10% लड़कियां होती थी। अभी तो 55-60% लड़कियां ये कोर्स कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि जेंडर वाइज ऑल्सो इट इज इक्वली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड एज अ करियर टू मेक। सर, आपको क्या लगता है कि जो समाज में आज लगातार नई नई बीमारियां आ रही हैं, उनके पीछे की वजह क्या है? क्या वजह है कि नई अब नई देखो, बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं? हाँ, अगर हम लोग अभी ये कोविड-19 की बात करें, जी तो एक वायरस है जिसको हम लोग सार्स कोवी 2 बोलते हैं। ऐसे सार्स कोवी और इसके पहले आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं जी क्योंकि देखो, हम लोग जैसे अपने लाइफ में एडजस्ट करते हैं। अगर कोई हमको थ्रेट होता है तो हम लोग अपना खुद का संरक्षण करते हैं, सिक्योर करते हैं खुद को। जी वैसे ये वायरसेस, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो भी अपने हिसाब से, इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से खुद में म्यूटेशन करते हैं, चेंजेस लाते हैं। और वायरसेस नॉर्मली ऐसे मतलब उनके अगर हमारे शरीर में आ जाए तो अगर हमारी इम्यूनिटी अगर इनफ नहीं है तो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उसके लिए हमारे पास इम्यूनिटी है। मैं आपको एक बता दूं कि वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड है, तो कॉमन कोल्ड जिस वायरस से होते हैं, ऐसे 2050 वायरस नोन है, हमको मालूम है कि इससे कॉमन कोल्ड होता है, लेकिन सबको नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? जी 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 बिल्कुल। तो ये हो गया एक इन्फेक्शियस डिसीजेस की बात मैं कर रहा हूँ। जी और ये इसको तो इसके पहले ही हम लोग मेडिकल फील्ड में, फार्मा फील्ड में जो लोग हैं, ये तो और 20 साल से हम लोग कह रहे थे कि अगर कोई इन्फेक्शियस डिसीजेस आते हैं तो वायरल ही होंगे। अगर ये कोविड-19 जाता है तो
हो सकता है 10, 15, 20 साल के बाद और कोई ऐसी महामारी भी आ सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन लाइफस्टाइल जो डिसीजेस है, जैसे कि ओबेसिटी है, डायबिटीज है, साइको वेजिटेटिव डिसऑर्डर्स है, जी। साइकोट्रोपिक डिसीजेस है बहुत सारे, या कैंसर है, ये मैनमेड डिसीजेस है। मतलब हमारी लाइफस्टाइल से आने वाले हैं। समझो कि देखो अभी कैंसर के बहुत सारे मरीज इंडिया में आ रहे जी। हैं, डायबिटीज के बहुत हैं, तो इसके लिए हम लोग खाते हैं। तो हमारे खाने में क्या आता है? समझो कि हम लोग अगर कोई हमारा जो सीरियल्स है, अगर उसमें बहुत सारे चेंजेस बेटर प्रोडक्शन के लिए करते हैं, अगर हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, जी सर। ज्वार है, गेहूं है, तो आपको पता नहीं, मतलब हम लोग अभी नहीं समझ सकते कि अगर ये गेहूं से की वजह से हमारे यहाँ पे डायबिटीज बढ़ रहा है या और क्या रीजन है। उसके लिए बहुत सिस्टमेटिक रिसर्च करना जरूरी होता है। तो लाइफस्टाइल की वजह से ये सब हो रहा है, और लाइफस्टाइल डिसीजेस जो है वो मैनमेड डिसीजेस है। अगर वो हम लोग थोड़ा अपनी जीवन शैली में कुछ ठीक से बदलाव बदलाव लाए, करें। तो मुझे लगता है कि हम लोग उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आज दुनिया में कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ है। क्या इसे लेकर आपकी कोई खास रिसर्च है? आ, देखो, मेरी खुद की ऐसी खास रिसर्च नहीं है, जी। लेकिन हमने एक प्रपोजल भेजा है। मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो प्रोसेस में है, इसलिए हम लोग नहीं जी कह सकते। बिल्कुल। ओके। और एक हमने बहुत अच्छा आर्टिकल भी इसके ऊपर बनाया है कि इसके ड्रग टारगेट्स होते हैं। मतलब देखो, देखिए, अगर मेडिसिन कहीं पे एक्ट होता है तो हमारे शरीर में ड्रग टारगेट्स होते हैं। जी। तो वो ड्रग टारगेट को बाइंड होता है और फिर उसका इफेक्ट आता है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे फाइटोफार्मास्यूटिकल्स हैं हमारे मेडिसिनल प्लांट में, कुछ हर्बल फाइटोकेमिकल्स होते हैं। वो फाइटोकेमिकल्स अगर ये कोविड-19 के ड्रग टारगेट्स में काम करते हैं या नहीं, उसके लिए हम लोगों ने एक आर्टिकल भी पब्लिकेशन के लिए भेजा है। और एक प्रपोजल भी रिसर्च के ऊपर काम की से इम्पोर्टेंट है। आप नया वायरस आ जाए म्यूटेट होके, तो आप क्या करोगे? फिर उसके लिए दवा बनाने के बजाय, वो तो है, वो तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन इनहरेंट हमारी इम्यूनिटी बढ़े, इसके लिए अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। तो उसी डायरेक्शन में हमारा काम चल रहा है। सर, इस वक्त कोरोना का कहर फैला हुआ है, लेकिन हम्म। आप जैसा कि बताया कि अभी आपकी कोई खास रिसर्च इस पर नहीं है, फिर भी आप इस पर जारी हैं, प्रयास है आपका कि आप कुछ न कुछ बेहतर करें। तो हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स बताइए, हालांकि सभी को पता है कोरोना से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है, फिर भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार आपने कुछ खास ऐसे टिप्स कि किस तरीके से इस वायरस के प्रकोप से बचा जा सके। देखिए, ये तो अभी अमिताभ जी से लेके सब पूरे देश में हमारी गवर्नमेंट जो 3 मेजर इम्पोर्टेंट बातें कह रहे हैं, जी। वही मैं दोहराऊंगा कि बिल्कुल। आप मास्क जरूर पहनिए। दूसरी चीज कि आप डिस्टेंस रखिए, और आप आपके हाथ साफ रखिए। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट अभी के लिए हमारा एक क्या बोलते हैं कि हम लोग ये फैलाव से हम उसको रोक सकते हैं। जी। और हमें मुझे पूरा विश्वास है कि दिसंबर एंड या जनवरी में हमारे कम से कम एक या दो वैक्सीन हमारे यहाँ पे जरूर आ जाएंगे। और मुझे एक विश्वास है कि अप्रैल जून तक 2021 में कम से कम दुनिया में
कम से कम 10 वैक्सीन आ जाएंगे। मैंने एक मेरा छोटा वैक्सीन का एक रिपोर्ट बना, मतलब एक लोकल हमारा दिवाली अंक आता है, जी उनके लिए मैंने अभी एक आर्टिकल भेजा है। तो मुझे विश्वास है कि और 6 महीने या 8 महीने में कम से कम 10 वैक्सीन जरूर आ जाएंगे। हमारी फार्मेसी फ्रैटर्निटी जो है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट में काम कर रही है, वो तो दिन रात काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में बहुत कंपनियां और गवर्नमेंट के साथ एक कोलैबोरेटिव वर्क है। उससे जरूर इसमें कोरोना का फैलाव हम लोग रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। और आयुष मंत्रालय ने भी कुछ मेडिसिन, जो हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन कही है, जी उसमें ये मैं नहीं कहूंगा कि अगर सीरियस कोविड पेशेंट है तो वो उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन अगर माइल्ड टू मॉडरेट ऐसे केसेस है तो उसमें हम लोग थोड़ा बेटर उनको अर्ली रिकवरी उससे हो सकती है। उसमें अश्वगंधा है, उसमें गुड़वेल है, ये जैसे कुछ हर्बल प्लांट्स है, तो वो इम्यूनिटी अच्छी बढ़ाते हैं और उसका हमें फायदा होता है। लेकिन कोई भी चीज करने से पहले हम लोग एक्सपर्ट से बात करें और कोई भी मेडिसिन ले ले। हमारे यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ी, मतलब इंटरनेट के वजह से अभी एक टर्म आज ही मैंने सुबह सुनी, जिसमें अभी गूगलोपैथी बोल रहे हैं। जी गूगलोपैथी मतलब यू जस्ट गूगल आउट एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मेडिसिन अवेलेबल। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वो गूगलोपैथी में ऐसे बोल रहे हैं कि गूगलोपैथी इज अ साइंस वेयर पेशेंट्स आर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन टू द डॉक्टर। तो ऐसा हो रहा है, वो बहुत गलत है। जी सेल्फ मेडिकेशन कर सेल्फ मेडिकेशन करना बहुत गलत है। बिल्कुल तो सही। मैं सबको, आपके सब दर्शकों को यही कहूंगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन प्लीज मत करिए। सेल्फ मेडिकेशन से जितने लोग अपनी दुनिया में, पूरे विश्व में अपना जीवन उनको खो देना पड़ता है, इतने लोगों को, जितना कोई डिसीज से नहीं होता है, लेकिन उसका ठीक तरह से कोई क्या बोलते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन एक डब्ल्यूएचओ का बहुत बड़ा रिपोर्ट है, पुराना रिपोर्ट है, उसमें कहा है कि सेल्फ मेडिकेशन से बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो मेरी दरख्वास्त यही रहेगी कि आप कोई भी सेल्फ मेडिकेट ना करें। एमबीबीएस होते हैं, एमडी एमएस होते हैं, वो बहुत पढ़ाई करते हैं और अपने यहाँ पे क्लिनिकल साइंस बहुत स्ट्रांग है। दुनिया के और जो डॉक्टर्स हैं, उनसे इंडिया के डॉक्टर्स बहुत क्लिनिकल नॉलेज अच्छा रखते हैं। तो उनकी आप जरूर सलाह ले, इतना मैं कहूंगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर सर। अब मैं आपसे कुछ सामाजिक प्रश्न रखना चाहूंगी। जैसा कि आप भी देख रहे हैं और हमारे देश में लगातार बलात्कार जैसी घटनाएं हर रोज देखने को मिल रही हैं और हर रोज होती चली आ रही हैं। तो मैं इन घटनाओं के पीछे कुछ लोग हैं जो हमारे समाज में वो संस्कारों की कमी बताते हैं। तो कुछ व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि लचर कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं। आपको क्या लगता है सर इस पर कि इसमें कौन जिम्मेदार है? मुझे लग रहा है कि इसमें जिम्मेदार तो पहले जिम्मेदार मैं नहीं कहूंगा, जी लेकिन मैं ये जरूर ऐसा कहूंगा कि ये शिक्षा, ये संस्कार स्कूल्स और कॉलेजेस में और अपने घर में पहले होने चाहिए। जी हर एक पेरेंट्स को, हर एक माता पिता को पहले अपने बेटे को ये समझाना होगा कि उसकी जैसी बहन है वैसे बाकी भी बहनें हैं, और इसमें उसको अपने खुद पे काबू रखना पड़ेगा। कॉलेजेस और स्कूल्स में हम अच्छी तरह से मेंटरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे जैसे हैं। कि मैं आपको बता दूं, हमारे कॉलेज में एक सिस्टम रहता है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें हमारे लोकल हेड कांस्टेबल होते हैं पुलिस के, और उसके तहत एक ऐप है। उससे अगर कोई भी लड़की को अगर कॉलेज में हो या बस में हो, बस स्टॉप पे हो, कहीं पे भी हो,
तो उसको कोई भी दिक्कत आती है तो वो इमीडिएटली वो नंबर पे कॉल कर सकती है और वहां पे पुलिस इमीडिएटली आ जाती है। हमारे कॉलेजेस में ऐसे सेशंस हम लोग रखते हैं जहाँ पे बच्चों को, दोनों गर्ल्स और बॉयज दोनों को, और अलग अलग उनको काउंसलिंग करते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी कोई भी शक हो तो आप पहले हमको बता दें, या हमारी जो सिस्टम है उसका पहले मदद ले और अपने आप को खुद को सिक्योर करो। जब देखो ये ऐसी घटनाएं घटती है उसके बाद जो आता है वहां पे लॉ काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो एक एजुकेशन, एक संस्कार ही काम करता है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत अहम भूमिका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स निभा सकते हैं, और हमारी लेवल पे हम लोग ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं। मेरा नंबर हमारे कॉलेज के हर एक स्टूडेंट के पास है और उनको सबको एक इंस्ट्रक्शन है कि आप कभी भी मुझे फोन कर सकती है, कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, और हम लोग इतने कनेक्टेड हैं कि ऐसी कोई भी घटना पे हम लोग काबू इमिडिएटली ला सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि गर्ल्स को, लड़कियों को खुद को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। जी अगर वो अलर्ट रहती है तो मुझे लगता है कि इसको कंट्रोल ला सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप और बहुत अच्छा बता रहे हैं। सर, इस समय टेक्नोलॉजी का समय आ गया है। आपको नहीं लगता है कि टेक्नोलॉजी के इस युग में युवा जो है वो कहीं ना कहीं सामाजिक विघटन का भी हिस्सेदार बनता चला जा रहा है? जैसे कि जबकि मनुष्य अपनी सामाजिकता के लिए ही जाना जाता है, फिर भी इस सामाजिक विघटन को किस तरह से हम लोग इसे कैसे रोक सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी का यूज दोनों तरफ होता है। कुछ अच्छे चीजों के लिए हो रहा है और बुरी चीजों के लिए भी बहुत हो रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन दे रहे हैं, जी। वैसे हमको सोशल साइंसेस पढ़ाना जरूरी है। इसलिए मैं कहूंगा कि अभी जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस आ गई है जी। या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें सोशल साइंसेस का बहुत बड़ा जिक्र किया है और ट्रांसडिसिप्लिनरी जो रिसर्च उसको एम्फसाइज किया है यूजीसी ने, या नई एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें सोशल साइंसेस को जैसे मेडिकल साइंसेस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, ये साइंस के साथ जोड़ा गया है। तो बच्चों की बच्चों की बस इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंसेस, फार्मास्यूटिकल साइंसेस इसमें ही पढ़ाई ना हो, लेकिन उसके साथ साथ उनको सोशल साइंसेस समझ में आ जाए तो सामाजिक विघटन थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा, सामाजिक विघटन के लिए जिम्मेदार जो लोग कुछ आते हैं, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप से आते हैं, तो उनसे जितना भड़काऊनेस होता है, जी बिल्कुल। एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उसको बहुत कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ऐसे मुझे लग रहा है स्कूल्स और कॉलेजेस में मुझे लगता है कि बच्चों को ये कोई नहीं सिखाता है कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो और सिख हो, और उसमें फिर आपको डिवाइड नहीं करते हैं। जी बल्कि मैं ये कहूंगा कि स्कूल और कॉलेजेस में बच्चे इनोसेंट होते हैं और वो हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। उनके मन में ये भेदभाव नहीं होता है। ये भेदभाव वो जब बड़े हो जाते हैं और तब कुछ रिलीजियस ग्रुप्स, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अपने अपने गेम्स के लिए ये इनमें भावना डाल। भड़काऊनेस डालते हैं, और उसकी वजह से फिर बाद में गड़बड़ हो जाता है। नहीं तो आप देखो, आप जब आपने पढ़ाई की तभी आप सोच लो कि आपने कभी ऐसा सोचा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये और सिख है, इसलिए आपने उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट किया, ऐसा आपको लग रहा है? कभी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर होता भी होगा तो 1-2% से ज्यादा नहीं होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन पॉलिटिकल ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स इसमें ये पोल्यूशन क्रिएट करने में उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा मैं जरूर कहूंगा, जी। ओपनली ये प्लेटफॉर्म पे कहूंगा। जी बिल्कुल। सर, आज लगातार कहिए। ये जो युवा बच्चे हैं हमारे,
तो वो नशे और क्राइम की चपेट में लगातार आ रहे हैं। आपको नहीं लगता क्या कि इसमें किसकी कमी है? मतलब हमारे जो बच्चे हैं 12th पास आउट होने के बाद वो नशे की लत में आ जाते हैं और पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है कि उनका बच्चा, फिर उनको पता तब होता है जब वो बहुत ज्यादा आदी हो जाता है उस चीज का, तब वो जानते हैं कि अरे मेरा बच्चा कहाँ से बिगड़ा। तो आखिर किसी कैसे ये कमी किसकी है? पेरेंट्स की है, मतलब वो अपने बच्चे को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें किसकी कमी है जो बच्चे युवा बिगड़ते जा रहे हैं इस तरीके से, जो नशे और क्राइम की चपेट में आ रहे हैं? बताइए सर कुछ। बिल्कुल आपने सही कहा है। देखो पेरेंट्स इसमें इसमें लेकिन मुझे लग रहा है कि जो एक समाज व्यवस्था है जी। वो भी उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। आप समझ लीजिए अगर कोई पेरेंट्स है, जी। एक दो एग्जांपल की रोटी के लिए पड़ता है और वो बहुत अपने काम में बिजी है, अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान देने के लिए उनके पास ना वक्त है ना उनके पास समझ है। एक ये उदाहरण लीजिए और दूसरे ऐसे ले लीजिए पेरेंट्स कि दोनों भी पेरेंट्स वर्किंग है, बिजनेसमैन है जी। या ऐसे जॉब्स में जहाँ पे वो बहुत बिजी रहते हैं, अपने बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं। अब ये दोनों चीज में पेरेंट्स को थोड़ा लिमिटेशन भी है, मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि अब जो बच्चे सोशल मीडिया के तहत, इंटरनेट के तहत अपने फ्रेंड्स, कॉलेजेस और सिटी में जो अट्रैक्शंस है उनके लिए, उन उनके कांटेक्ट में वो ज्यादा है। अपने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स मैं कहूंगा, पर्टिकुलरली स्कूल्स के नहीं। तो और वो कहाँ क्या कर रहे हैं ये बहुत बार पेरेंट्स को पता नहीं चलता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पेरेंट्स को बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। भले ही आप बहुत बहुत काम कर रहे हैं, आप भले ही एजुकेटेड हो या आप एजुकेटेड नहीं भी हो, लेकिन अपने बच्चों पे ध्यान देना ये पहला काम मुझे लग रहा है कि कॉलेज पेरेंट्स का है। दूसरी चीज हम लोग जैसे कि हमारे कॉलेजेस में मेंटर मेंटी स्कीम होती है, जिससे हम लोग थोड़ा बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे थोड़ा पता कर लेते हैं कि अगर उनको कोई इशू है तो वो पर्सनल भी इशू है तो उसको ओवरकम करे। लेकिन अर्बन एरियाज में बच्चे ज्यादा अपने पर्सनल इशू पे ओपन नहीं होते हैं। उनको लगता है कि वो मेरा स्पेस है, मैं वो स्पेस मेरे टीचर को क्यों दे दूं। तो उसके वजह से भी थोड़ा लिमिटेशंस कॉलेजेस के टीचर्स को आ जाता है। और सबसे अहम ये बात है कि अगर समझिए कि हमारे यहाँ पे ड्रग्स पे अगर अच्छी पाबंदी नहीं है, जी। अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि अभी बॉलीवुड का आपने बहुत सुना है जी कि बिल्कुल। ड्रग क्या है, न्यूज चैनल से सबको पता चला है। और ये जैसे कि पंजाब में है तो उसका क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोबल कनेक्ट है एक्चुअली। अफगानिस्तान से आता है, पाकिस्तान से आता है, नेपाल जाता है, नेपाल से हमारे यहाँ पे आता है। वो लॉ और बॉर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है उसको और बेहतर हमको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। क्योंकि वो अगर अवेलेबल ही नहीं हुआ तो कहाँ से जी जी। ड्रग्स मिल जाएंगे बच्चों को, जी मुझे बताइए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपका संस्कार संस्कार हम देने का प्रयत्न जरूर करते हैं, टीचर्स करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि अगर अल्कोहल है या कोई ड्रग्स है तो जी। उसका एक प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी है। समझिए कि यूफोरिया है, कोई ड्रग से अगर यूफोरिया होता है जी। तो इट इज फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग है। अगर आप किसी एनिमल को भी दे दे तो भी वो लेता है। आप समझ रहे हैं, जी जैसे कि अफू है, अफम बोलते हैं ना। हाँ हाँ जी। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट में, मंदसौर में समझिए, वहां पे ये अफम का कल्टीवेशन होता है। तो हमने खुद देखा है वहाँ के जो प्लॉट्स होते हैं अफू के, अफम के,
तो उसको वायर्स लगाए हुए है और उसको इलेक्ट्रिक्यूशन किया होता है, लाइव इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे नील गाय आती है और वो खाती है अफम। अब समझिए ये नेचर का रूल है। अगर वो एनिमल भी एंजॉय करता है, उसको भी लगता है कि ये अगर मैं खाऊं तो फीलिंग ऑफ वेल बीइंग है, जी तो आदमी तो, ह्यूमन तो बहुत एलिवेटेड है इसमें। बिल्कुल। वो तो अगर उसको मिलेगा तो वो जरूर इसका नशा करेगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इसके ऊपर कंट्रोल होना ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सिंगापुर है, उनके लॉज बहुत स्ट्रिंजेंट है। बिल्कुल अगर आपको मिला भी वहां पे कोई ड्रग्स तो उसका इन्फोर्समेंट बहुत स्ट्रिंजेंट है। बहुत सही तो बात वैसे कह रहे हैं सर आप। स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, ये मैं कहूंगा। तो अपनी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, ये ड्रग्स को नहीं अपनाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, और ये ऐसा होना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा कानून आना कहिए। चाहिए कि बिल्कुल। सर, आपके कॉलेज से जुड़ा हुआ हमारा अंतिम प्रश्न है आपसे। आप अपने किसी ऐसे खास प्लान के बारे में हमें बताएं कि जिस पर आपने काशीबाई नवले कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया है, जिससे और के जो बाकी कॉलेज हैं उन्हें सीख मिले। तो ऐसा कौन सा प्लान है सर, बताएं हमें। देखो, हम दो चीज पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। जी एक है हमारी फैकल्टी को स्ट्रेंथन करना। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जी और हमारी फैकल्टी को इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कॉम्पिटेंट बना रहे हैं कंटिन्यूअसली। और हमको बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट मिले भी हैं और उनके ऊपर हम लोग काम करते हैं। दूसरी जो एक चीज है वो प्लेसमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के। जी तो फर्स्ट ईयर से के एक बच्चे को हम लोग उसको ग्रूम करते हैं, और फिर फाइनल ईयर में जब वो आता है तभी उसको एक अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। तो ये दो चीज पे हम लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये दो चीज करने के लिए हमको जो लगता है वो सब 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 कुछ हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर। इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, और जितना लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेज उनको मिलना चाहिए उसका प्रयास करते हैं। और एक इथिक्स, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए जो भी इथिकल चीजें हमको करनी होती है वो सब कुछ हम लोग करते हैं। क्योंकि हमारा जो मिशन जो है उसमें एक सबसे बड़ी चीज है। उसमें हम लोग कहते हैं कि अ, सब हम लोग करेंगे while upholding the safety and well-being of the community above all other considerations। हम लोग एक अच्छा क्वालिटी फार्मेसी एजुकेशन दे दे, जी हम लोग स्टूडेंट्स को एम्पावर करें नॉलेज, स्किल्स और टाइमलेस वैल्यूज के। लेकिन ये सब करते हैं वो उसके पहले हम लोग वी नीड टू अपहोल्ड द सेफ्टी एंड वेलबीइंग ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिटी, जिनके लिए हम लोग एक अच्छा इंसान, एक अच्छा फार्मासिस्ट, एक फार्मा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। तो अगर उनके लिए अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना ये बहुत सबसे एजुकेशन की बहुत सबसे बड़ा काम है। और वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कभी भी, कितना भी टेक्नोलॉजी एजुकेशन आप दे दो, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की सीख उसको अपने कॉलेज में मिलनी चाहिए। और हर एक इंस्टीट्यूट के टीचर्स को ये काम करना जरूरी है। तभी मुझे लग रहा है कि अपना जीवन कोई सार्थक हो जाए। अगर 30-40 साल मैं काम करूं और मैं देखूं अगर 30-40 साल में कि मैंने क्या कमाया, तो अगर मैंने थाउजेंड्स ऑफ बच्चे जिनका करियर और उनका लाइफ, अगर उसके लिए एक अच्छी डायरेक्शन मिली, और अगर ये अच्छे प्रोफेशनल बने, इथिकली बहुत साउंड बने, तो मुझे लग रहा है कि मैंने
बहुत कुछ कुछ। समाज के लिए कुछ काम किया। तो ये मुझे हमेशा लगता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी। चलते चलते हाँ, मैं चाहूंगी कि आप हमारे देश के विद्यार्थियों को कोई खास एक मैसेज दे दीजिए, ताकि उन्हें सीख मिले और आपसे प्रेरणा मिले वो। जी। देखिए, मैं खुद अगर टीचर भी हूँ तो भी मैं एक पोजीशन से हूँ, लेकिन मैं खुद विद्यार्थी हूँ। मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ, आज भी हूँ, और जब तक मैं मतलब जिंदा हूँ तब तक मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो मुझे हमेशा लगता है कि एजुकेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। जी तो बिल्कुल। हर एक स्टूडेंट को लाइफ टाइम के लिए स्टूडेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज इनॉर्मस है। अपनी पूरी लाइफ उसमें डाल दी, फिर भी पूरा नॉलेज नहीं आता है, हम सीख पाते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे बच्चों को यही कहना, सबको एक मैसेज यही मैं दूंगा कि आप आपका करियर अच्छा करें। अपने पेरेंट्स की जो इच्छा होती है, उनका उनका सेटिस्फैक्शन इसमें होता है कि उनका करियर अच्छा हो, तो उनको वो सेटिस्फैक्शन अपने पेरेंट्स को दे दो। हर एक अपने टीचर्स को वो स्टूडेंट का प्राउड फील करना चाहिए। वो ये हर एक टीचर हमेशा अपनी सेटिस्फैक्शन इसमें देखता है कि अपने बच्चों के को देख के उनके ऊपर प्राउड फील करे। आपने एक मर्डर या रेप की जैसी बात की, जी अगर मुझे सब बताइए, अगर मेरा कोई स्टूडेंट होता है और वो अगर ऐसी कोई रेप केस में इन्वॉल्व है, जी तो मुझे क्या लगेगा? बहुत दुख होगा सर। तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो मैं तो मैं संस्कार देने में कम कम हो गया, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं टीचर होने से। जी तो मुझे यही लगता है कि एक अपनी टीचर अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरिए, और लाइफ टाइम के लिए एक स्टूडेंट रहिए, और अपने करियर में आपके साथ आपकी सोसाइटी है उसका भी ख्याल रखिए। क्योंकि अगर सब लोग खुशहाल है तो हम लोग खुशहाल है। मैं अगर खुशहाल हूँ और बाकी खुशहाल नहीं है, तो वो खुशहाली जी कुछ मायना नहीं रखती है। बिल्कुल। तो सबका कल्याण, सर्वे भवन्तु संतु, सुखिनः। सबका कल्याण हमको हमेशा अपनी कृति से होना चाहिए। ये मुझे कहना, जी मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे आज के खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।